हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आवाज आ रही है आप सबको? हम्म, किसको किसको? गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल? गुड, वेरी गुड। चले, तो कल हम लोगों ने कहाँ तक किया था अपना? मिल गया? ये बहुत आगे था यार। बहुत ज्यादा आगे था, मुझे ना ऐसा लग रहा था कि इस पर है। हाँ यही था। ठीक है, चलो। ठीक है, तो कल तक हम लोगों ने कहाँ पर किया था? कल तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था अपना DRNA। ठीक है, RNA में भी हम कौन सा RNA कर रहे थे? कल कल हम कर रहे थे TRNA। ठीक है, तो TRNA वैसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, फिर भी एक छोटा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं TRNA के बारे में, क्या क्या चीजें हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट के 5 मिनट्स में मैंने आप लोगों को लिया था, तो मेरे कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको नहीं आया समझ में, या फिर कोई ऐसा पार्ट जो आपको नहीं आया समझ में, तो हम यहाँ पे एक बड़ी और कर लेते हैं। ठीक है, TRNA, तो TRNA का हम लोगों ने क्या कहा था? ये, ठीक है, ये क्या है? TRNA का स्ट्रक्चर है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? लौंग की पत्ती जैसा, क्लोवर लौंग को कहते हैं, तो लौंग की पत्ती जैसा का स्ट्रक्चर है, और इसलिए इसको कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। क्या कहते हैं इसको? क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक है, अब इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर, इसकी जो चीजें होती है जहां पर ये लगता है, वो कौन कौन सी है? इस पूरे क्या स्ट्रक्चर के क्या क्या नाम है वो मैं अगर आपको बताऊं, तो ये होता है इसकी एक्सेप्टर आर्म। क्या होती है बच्चों? ये इसकी एक्सेप्टर आर्म। ठीक है, ये होता है इसका DHU लूप। DHU से मतलब है आपका डाई हाइड्रो यूरिडिन। DHU लूप यानी कि डाई हाइड्रो यूरिडिन। ठीक है, ये होता है इसका एंटी कोडोन लूप। कौन सा लूप होता है ये इसका? एंटी कोडोन लूप। ठीक है, और ये होता है इसका टी साई सी लूप। ये क्या होता है इसका? टी साई सी लूप। अब आप देखिए यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करें एक्सेप्टर आर्म की। एक्सेप्टर आर्म, इसको एक्सेप्टर आर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये TRNA का वो जगह है, वो आर्म है जहां पर ये TRNA अमीनो एसिड को लेकर आता है। ठीक है, तो ये क्या है इसका? एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म की खासियत क्या होती है? पहली बात तो मैं बता दूं, ये थोड़ा सा छोटा होता है जो 5' होता है, और जो थोड़ा सा बड़ा होता है TRNA की वो आर्म जो थोड़ी सी छोटी होती है वो होती है 5', और TRNA की वो आर्म जो थोड़ी बड़ी होती है दैट वाज द 3'। ठीक है, और इसको एक्सेप्टर आर्म जो होता है, इस पर स्पेसिफिक अमीनो एसिड जो स्पेसिफिक कोडोन्स होते हैं, मैं कहूँ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो है इसके CCA। वो कौन से होते हैं बच्चों? इसके CCA। ये स्पेसिफिक होते हैं वेदर इन द प्रोकैरियोट्स वेदर इन द यूकैरियोट्स। ये स्पेसिफिक होते हैं इसके एक्सेप्टर आर्म पर CCA। ठीक, अब उसके बाद बात करें DHU लूप। DHU क्या होता है? डाईहाइड्रो यूरिडिन। सबसे पहले मैं बात करूं बच्चों, जो TRNA होता है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखता है? डबल दिखता है, डबल हेलिकल दिखता है। लेकिन वास्तव में TRNA का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल नहीं होता है। होता क्या है बेसिकली? TRNA का सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर क्या होता है? अपने ऊपर ही कॉइल्ड हो जाता है, और जब ये अपने ऊपर ही कॉइल्ड हो जाता है, तो अपने ऊपर कॉइल्ड होने के बाद इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, और सामने आने के बाद एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इस तरीके से। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, होता ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही है, लेकिन ये अपने ऊपर ही कॉइल्ड हो जाता है, अपने ऊपर ही आ जाता है, जिसकी वजह से इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन क्या सारे के सारे बेस पेयर्स, ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं? ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों क्यों नहीं होता है? एक्चुअली इसमें कुछ लूप जैसी स्ट्रक्चर्स हमको पाई जाती है। लूप यानी कि आप इसे कह सकते हैं खोखला,
ये एक ऐसा सरफेस एरिया जहाँ पर कोई बॉन्ड्स नहीं है, एक ऐसा एक एरिया जहाँ पर कोई बॉन्ड्स नहीं है। तो ये क्या है, ये वो लूप है, ये क्या है, ये वो लूप है। ये कौन सा लूप है, DHU लूप। ये कौन सा एंटीकोडोन और ये पीसाइसी लूप। DHU लूप डाईहाइड्रोयूरिडिन, बेसिकली होता है क्या बच्चों कि इसके जो बेस पेयर्स होते हैं, टीआरएनए के जो बेस पेयर्स होते हैं, इन बेस पेयर्स में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ म्यूटेशन हो जाते हैं, या मैं कहूँ कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये नॉर्मल नहीं रहते। वर्क ये नॉर्मल की तरह करते हैं, काम नॉर्मल की तरह ही करते हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड्स नहीं फॉर्म कर पाती। आ रही बात समझ में आपको। तो ये बॉन्ड्स नहीं फॉर्म कर पाते हैं। तो ये जो लूप है, DHU लूप जो है, यहाँ पर कौन सा होता है, डाईहाइड्रोयूरिडिन। डाईहाइड्रोयूरिडिन बेसिकली यूरासिल, यूरासिल का एबनॉर्मल बेस पेयर है। डाईहाइड्रोयूरिडिन क्या है, यूरासिल का एबनॉर्मल बेस पेयर होता है। आ रही बात समझ में आपको। तो डाईहाइड्रोयूरिडिन क्या है, एबनॉर्मल बेस पेयर होता है। एंटीकोडोन लूप, अच्छा एक चीज और मैं बात करूं, यहाँ पर कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो DHU लूप होता है, ये DHU लूप किस काम आता है, ये DHU लूप काम आता है एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। क्या चीज है, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, जब मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगी तब मैं आपको वहां बताऊंगी ड्यूरिंग ट्रांसलेशन क्या होता है बच्चा। जब टीआरएनए अमीनो एसिड को लेने जाता है, जब टीआरएनए अमीनो एसिड के पास जाता है, तो अमीनो एसिड इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। टीआरएनए जब अमीनो एसिड को लेने जाता है, या अमीनो एसिड टीआरएनए पर आता है, उस टाइम पर अमीनो एसिड इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो इन दैट केस क्या होता है कि उस अमीनो एसिड को हमें क्या करना होता है, एक्टिव करना होता है। तो उस अमीनो एसिड को एक्टिव करने के लिए क्या चाहिए, उस अमीनो एसिड को एक्टिव करने के लिए उसमें हम ATP का एडिशन कराते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो क्या होती है बच्चों, हर अलग अलग तरह का अमीनो एसिड है या नहीं है। तो अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड्स को पहचानने के लिए, उन्हें एक्टिव करने के लिए अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं। और वो कौन से एंजाइम होते हैं बच्चों, अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं, अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। अमीनो एसाइल, हमारी जो बॉडी है, आपको पता होगा यार, तो आपने पढ़ा है हमने ये 12th में, 20 टाइप के एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 10 कैसे होते हैं, एसेंशियल होते हैं, और 10 कैसे होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। यानी कि 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं। हम ये बात कर रहे हैं 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी कि 20 तरीके के अमीनो एसिड के लिए हमें 20 तरीके के अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की जरूरत होती है। हर एक अमीनो एसिड का अपना स्पेसिफिक अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम होता है, और उस अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम को बनाने का, या मैं कहूँ पहचानने का, या उसको अमीनो एसिड से इंटरेक्ट कराने का जो काम करता है, वो कौन सा लूप करता है, आपका DHU लूप करता है। आगे बात समझ में आपको। तो DHU लूप का काम क्या है, बेसिकली अमीनो एसिड सिंथेसिस एंजाइम फॉर्म करना, उसको आपके अमीनो एसिड से अटैच करना, और अमीनो एसिड को उसे हेल्प करना, अमीनो एसिड सिंथेसिस एंजाइम को हेल्प करना अमीनो एसिड को पहचानने में, ठीक है। ये काम होता है किसका, DHU लूप का। दूसरा है आपका एंटीकोडोन लूप। ये आपको नाम से समझ में आ रहा है, एंटीकोडोन यानी कि कोडोन का एंटी, यानी कि ऐसा लूप जो कि क्या रहता है, कोडोन के लिए एंटी रहता है, या मैं कहूँ कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, ठीक है। यानी कि क्या मतलब है, और कोडोन कहाँ होता है बच्चों, हमारे कोडोन होते हैं हमारे mRNA पर। यानी कि क्या मतलब है, ये जो हमारा क्या है mRNA है, और इस mRNA पर क्या है, ये हमारे कोडोन्स हैं। तो ये कोडोन्स जो होते हैं, इनको कौन रीड करता है, इनको रीड करता है हमारा एंटीकोडोन लूप। इसका मतलब ये है कि एंटीकोडोन लूप की तरफ से टीआरएनए हमारे mRNA पर क्या करता है, आगे प्रोसीड करता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, कौन सा एंटीकोडोन लूप कोडोन को रीड करता है, ठीक। उसके बाद है हमारा टीसाइसी लूप। टीसाइसी लूप, इसको टीसाइसी क्यों कहते हैं, साई का मतलब होता है स्यूडो यूरिडिन। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। साई का मतलब क्या होता है बच्चों, साई का मतलब होता है स्यूडो यूरिडिन। ये भी यूरेसिल का क्या है, यूरेसिल का ही एक एब्नॉर्मल बेस पेयर होता है, क्या है, स्यूडो यूरिडिन। तो टीसाइसी लूप का क्या काम होता है, इसका काम होता है राइबोसोम रिकॉग्निशन। क्या है इसका, राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। यानी कि टीसाइसी लूप वो लूप होता है जिसकी मदद से जो टीआरएनए है वो राइबोसोम की पहचान कर पाता है। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन जब आप पढ़ेंगे तो 3 टाइप के साइट्स होती हैं, ई साइट, पी साइट, ए साइट।
ठीक है, ये क्या चीज है आपको ट्रांसलेशन में ही बात करेंगे। तो उस टाइम पर राइबोसोम को पहचानने की या आगे कहाँ बढ़ना है इस बात की जानकारी टीआरएनए को कौन देता है, टी लूप देता है। तो बात आपको आ गई समझ में, ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर होता है। किसी को कोई डाउट है, कोई भी डाउट है अभी तक जल्दी जल्दी पूछ लो, चैट आपकी ऑन है, चैट हमारी कोऑर्डिनेटर मैम बैठी हैं, तो आपको कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को तो आप अपना चैट में लिख सकते हैं, मैम मुझे बता देंगी। ओके टीआरएनए के बाद आप लोगों की बुक में दिया हुआ है न्यूक्लियोसोम मॉडल, तो ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। याद है आपको न्यूक्लियोसोम मॉडल, याद है ना, ऑक्टामर, हिस्टोन प्रोटीन, H2A, H2B, H3, H4, याद है। H1 क्या होता है, लिंकर डीएनए होता है जो दो न्यूक्लियोसोम्स को या मैं कहूँ दो ऑक्टामर्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, किसके थ्रू, डीएनए के थ्रू। तो वो क्या होता है आपका H1 लिंकर डीएनए होता है। आ गई बात समझ में, तो ये बात मैं आपको पहले कर चुकी हूँ इसलिए हम ये यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट। चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, डीएनए और आरएनए, डीएनए के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, डीएनए के बारे में हमने देखा था, एंड देन उसके बारे में हमने किसके बारे में बात करी थी, आरएनए के बारे में बात करी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपका चैप्टर 2, और चैप्टर 2 आपका क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, चैप्टर 2 आपका क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन वैसे तो आप सबने पढ़ा हुआ ही है कि क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में आपने पढ़ाई है। हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, मैंने आपको पहले एक छोटी सी बात बताई थी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होती हैं डीएनए की, इन दोनों स्ट्रैंड्स में कैपेबिलिटी क्या होती है, अपने ही जैसे एक नए स्ट्रैंड को फॉर्म करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, लेकिन उस स्ट्रैंड में क्या होता है, उस स्ट्रैंड में जो इनके बेस पेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं। तो ये कैपेसिटी किसकी होती है, डीएनए की ये कैपेसिटी होती है, और डीएनए की इस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए बच्चों एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, और ये एक्सपेरिमेंट किया था किसने, वेसलसन एंड स्टॉलर। आ रही बात समझ में आपको, ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसको एक्सपेरिमेंट किया गया था, और इस एक्सपेरिमेंट को किया था मेसलसन और स्टॉल ने। मेसलसन और स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, बेसिकली उन्होंने एक डीएनए लिया था, डीएनए था, इस डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड्स थी बच्चों, इस डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड्स थी, दोनों कैसी थी, हेवी नाइट्रोजन की थी, इस तरह से N15। ठीक है, इस डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड्स थी, दोनों स्ट्रैंड्स के जो आइसोटॉप्स थे उनमें नाइट्रोजन कैसा था, हेवी था, हेवी नाइट्रोजन था, यानी कि N15। ये क्या है, हेवी आइसोटॉप है नाइट्रोजन का। हम जानते हैं नाइट्रोजन का नॉर्मल क्या होता है, 7n14 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। लेकिन डीएनए में कैसा था, जो नाइट्रोजन ग्रुप्स थे वो कैसे थे, हेवी आइसोटॉप्स के थे, यानी कि N15 के दोनों स्ट्रैंड्स। ठीक है, अब इसको इन्होंने ग्रो कराया, एक मीडियम में ग्रो कराया, और मीडियम कैसा था, मीडियम में जितना भी बेसेस प्रेजेंट थे, मीडियम में जितने भी नाइट्रोजन बेसेस थे, उन सबका जो नाइट्रोजन था वो कैसा था, नॉर्मल, यानी कि N14 था। ठीक है, बेस में मौजूद जितने भी आपके बेसेस थे, सॉरी मीडियम में मौजूद आपके जितने भी सारे बेसेस थे वो कैसे थे, आपके नॉर्मल थे, यानी कि N14, नाइट्रोजन 14 के थे। अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें हुआ जब उन्होंने देखा तो उन्होंने, उनको क्या मिला, हम ये आपको बता नहीं रहे, हम सीधे मेसलसन और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर रही हूँ, कि जब उन्होंने इसके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखा कि भाई रिजल्ट क्या चीज है, तो रिजल्ट उन्होंने देखा, तब उन्होंने पाया कि ड्यूरिंग द सीजियम क्लोराइड आपको याद हो
मैंने आप लोगों को जब डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बताए थे उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि जब हमको डीएनए की डेंसिटी चेक करनी होती है तो डीएनए की डेंसिटी को चेक करने के लिए हम किस मीडियम का यूज करते हैं, सीजियम क्लोराइड का यूज करते हैं, याद है आपको? ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या किया उन्होंने, सीजियम क्लोराइड के मीडियम में इस डीएनए की डेंसिटी चेक करी और जब इन्होंने जो रिजल्ट, कौन से डीएनए के बच्चों, इस डीएनए की नहीं, इस डीएनए को इस मीडियम में ग्रो कराने के बाद अभी हमें नहीं पता क्या आया है, ठीक है ना, अभी हमें नहीं पता क्या आया है, केवल उन्होंने रिजल्ट देखे और रिजल्ट देखने के बाद उन्होंने ये देखा कि जो सीजियम क्लोराइड में हमने जब उनकी डेंसिटी चेक करी तो डेंसिटी चेक करने पर आधे जो थे आपके, आधे डीएनए कैसे थे, हैवी आइसोटॉप के थे, जबकि आधे डीएनए आपके कैसे थे, नॉर्मल आइसोटॉप्स के थे। यानी कि आधे डीएनए में जो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन थी वो कैसी थी, N15 की थी, जबकि आधे डीएनए में जो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन थी वो कैसी थी, N14 थी। यानी कि इसका मतलब उन्होंने देखा कि जो आपका हैवी आइसोटॉप का जो डीएनए था उसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है कि वो क्या हो गया है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो गया है, N15 से N14 में बदल गया है। और इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया था क्या, रेप्लिकेशन, की ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डीएनए का क्या हुआ है बच्चों, रेप्लिकेशन हुआ है। और रेप्लिकेशन कैसे, इसके जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, इसके जो दोनों हैवी स्ट्रैंड्स हैं वो क्या हो गए, खुल गए हैं। ये है आपका N15 और ये भी क्या है, N15। ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच का क्या हो गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटने के बाद दोनों जो डीएनए है वो क्या हो गए, दोनों स्ट्रैंड्स खुल गए हैं। और दोनों स्ट्रैंड्स के खुलने के बाद इनके ऊपर एक नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया है, एक नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया है। अब सीधी बात है, ये नया स्ट्रैंड कैसे बनेगा, ये नया स्ट्रैंड कहाँ से बनेगा भाई, नया स्ट्रैंड मीडियम से ही तो बनेगा, और मीडियम में हमारा नाइट्रोजन कैसा है, N14 का है। तो इसका मतलब जो बाकी के दोनों स्ट्रैंड्स आपके जो न्यू स्ट्रैंड्स होंगे, जो डॉटर स्ट्रैंड्स होंगे, वो कैसे होंगे, आपके N14 के होंगे। अगली बात समझ में बच्चों, ठीक है। ये अभी आप लोगों को पढ़ने में इजी लग रहा है और ये वाकई में इजी ही है, लेकिन इसमें होता क्या बच्चों, इसमें आपके कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, क्वेश्चन आपके ऐसे आ जाते हैं कि ये क्या है, ये तो वन जनरेशन है, एक जनरेशन ही तो है, कि भाई मदर डीएनए टूटा है दो डॉटर डीएनए में, जिसमें से दोनों डॉटर्स के पास एक एक स्ट्रैंड किसका है, मदर डीएनए का है, बाकी के जो दूसरा स्ट्रैंड है कैसा है, न्यूली सिंथेसाइज्ड है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक जनरेशन में है। लेकिन जनरली क्या हो जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मान लो थर्ड जनरेशन के बाद, कैसा, थर्ड जनरेशन के बाद, एक जनरेशन कंप्लीट हो गई है, थर्ड जनरेशन के बाद बताइए कि N15 का क्या परसेंट रहेगा और N14 का क्या परसेंट रहेगा। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा N15 की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और N14 की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं इसको आगे बढ़ा दूं सेकंड जनरेशन में, मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये क्या होगा, इस तरह से होगा कि नहीं होगा, और सेम इसमें होगा, होगा, ठीक है। अब इसको क्या होगा, अब इसमें दोबारा से क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन होने पर इस तरह से, इस तरह से ही होगा बच्चों, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया, इसमें ये आधा रह गया और इसमें भी कैसा रह गया, ये उसका आधा रह गया, यानी कि एक दो तो पूरे पूरे हैं और दो कैसे हैं, आधे आधे हैं। तो मैं इसको कह सकती हूँ ये रह गया आपका 75% हो गया और आपका ये रह गया है 25%। हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है ना। अब इसको आप और आधा कर दो तो इसका आधा क्या हो जाएगा 12.5% और ये हो जाएगा आपका 87.5% लगभग, होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल। तो आपकी जो थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन में आप कह देंगे N15 कितना रह गया आपका 12.5% रह गया और N14 आपका कैसा रह गया 87.5% रह गया।
आ रही बात समझ में आपको? तो ये था मिचेल्सन और स्टॉल का एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, जिसमें हमने क्या देखा कि जब ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो जो डीएनए है वो कैसा होता है, धीरे 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 करके उसमें रेप्लिकेशन होता है, और वो क्या करता है, अगर हमने देखा है अगर वो हैवी नाइट्रोजन आइसोटॉप का है तो धीरे धीरे इसका क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, और जो आपकी नॉर्मल मीडियम में जो भी आइसोटॉप मौजूद है उसकी क्वांटिटी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आगे बात समझ में? तो ये था आपका मिचेल्सन और स्टॉल का एक्सपेरिमेंट। बच्चों मैं फिर कह रही हूँ, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताते जाइए, ठीक है ना, ड्यूरिंग द चैट आप लोगों की जो ओपन है आप उसमें बता सकते हैं, कोऑर्डिनेटर मैम यहाँ बैठी हुई है वो मेरे को बिल्कुल बता देंगी। तो ऐसा ना हो कि मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दूँ और 4 दिन बाद कहें आप मैडम फलाना टॉपिक आप दोबारा करा दो, हमारे तो समझ में नहीं आया, ठीक है ना, तो वो चीज नहीं होगी, आप हाथ के हाथ बताते जाइए, मुझे तक पहुंच जाएगी मैसेज कि आपको समझ आया है या नहीं आया, ठीक, चलिए। ये तो बात हो गई आपके रेप्लिकेशन की, वो सॉरी आपके मिचेल्सन और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट की। अब हम धीरे धीरे बात करते हैं कि जब हम रेप्लिकेशन की प्रोसेस की बात करेंगे वो बाद में, लेकिन उससे पहले भी कुछ हमारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। एक एक करके मैं सबको यहाँ लिख दे रही हूँ, फिर एक एक करके इनकी बात करेंगे। रेप्लिकेशन फॉर, ठीक है, रेप्लिकॉन, ओरिजन, या फिर इसको कहते हैं ओरिजन ऑफ रेप्लिकेशन, और शॉर्ट फॉर्म में इसको कह देते हैं ओराई। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स हैं, इन 3 टर्म्स के बारे में बात करें कि ये 3 टर्म्स क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है बच्चों, ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ज्यादातर जब हम बात करते हैं तो जैसे मान लो मैं प्रोकैरियोट्स की बात कर रही हूँ आपसे, फॉर एग्जांपल हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स वायरल जो वायरल डीएनए होते हैं, यानी कि वायरस के जो डीएनए होते हैं ये सारे कैसे होते हैं, ये सारे जो है वो मिलते हैं हमको सर्कुलर फॉर्म में। कैसे मिलते हैं ये हमको, सर्कुलर फॉर्म में मिलते हैं। तो ड्यूरिंग सर्कुलर फॉर्म अब आप इसमें तो रेप्लिकेशन शुरू नहीं कर सकते ना, कहाँ से शुरू करोगे बताओ, कहीं तो होगा ऐसी जगह जहां से आप इसका सर्कुलेशन आप इसका रेप्लिकेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या क्या करा जाता है, इसमें एक कट लगाया जाता है, एक निक किया जाता है, ठीक है ना, एक निक मारा जाता है इस तरह से। मान लो ये क्या है आपका, सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, ये ऐसा है आपका सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड है। तो इसको इसमें रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए इसमें एक कट लगाया जाता है, इस तरह से ये कट लगा दिया, इस कट को बोलते हैं हम निक। प्रियंका और निक जोनस वाला निक नहीं है, ये निक है, ठीक है ना, निक यानी कि कट लगाना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें इसका चलता है रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क बेसिकली जिप टाइप, ठीक है ना, आपने देखा होगा जिप जब हम उसको खोलते हैं तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके वो इस तरह से खुलती चली जाती है, और जब हम उसको बंद करते हैं तो धीरे धीरे करके क्या होती जाती है, वो बंद हो चली जाती है, ठीक है ना। तो सेम विद द रेप्लिकेशन फॉर्क, ये जिप की तरह है। ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन जो इसके स्ट्रैंड्स हैं, डबल स्ट्रैंडेड है तो इसके जो स्ट्रैंड्स हैं उनमें क्या होता है, इस तरीके से, इस तरीके से दो अलग अलग साइड में बच्चों, इस तरीके से रेप्लिकेशन के लिए इसके जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो क्या होते जाते हैं, खुलते हुए जाते हैं, और इसको कहते हैं हम रेप्लिकेशन फॉर्क। ये क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन फॉर्क। अगर मैं आपको इसे एक सिंगल स्ट्रैंडेड में बनाऊं तो इस तरीके से, ये, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर आपका जो रेप्लिकेशन फॉर्क है वो बन चुका है, और धीरे 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 आपका जो डीएनए है जो डबल स्ट्रैंडेड है वो क्या होता जा रहा है आपका,
खुलता हुआ जा रहा है। तो ये होता है रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क की खासियत क्या होती है, रेप्लिकेशन फॉर्क जहाँ निक लगाया है हमने, कट लगाया है, तो ये उल्टी तरफ में भागता है, यानी कि एक इधर चलेगा एक इधर चलेगा, और एक टाइम के बाद क्या होगा, जब ये रेप्लिकेशन फॉर्क में प्रोकैरियोट्स की बात कर रही हूँ बच्चों, पहली बात तो ठीक है ना। तो क्या होता है, जब ये रेप्लिकेशन फॉर्क उल्टी दिशा में चलता है, उल्टी डायरेक्शन में चलता है इस तरीके से, तो एक ऐसा पॉइंट होगा। हाँ बच्चों रिज्वाइन कर लो क्लास।